हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक एजुकेशन के उद्देश्य आदर्शों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, वैदिक एजुकेशन के क्या उद्देश्य थे, क्या आदर्श थे, ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट है एम्फेसिस ऑन नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो सबसे पहले वैदिक एजुकेशन ने जिस बात पे जोर दिया वो था ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति करना। और इस ज्ञान के लिए वो सेल्फ रियलाइजेशन, पहले खुद को रियलाइज़ करना, खुद के ऊपर कंट्रोल करना। फिर जो वर्ल्डली थिंग्स हैं उन्हें रियलाइज़ करना, उनकी कनेक्टिविटी ह्यूमन बीइंग के साथ, राइट एंड रॉन्ग की समझ रखना, मॉरल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें ज़्यादा एम्फेसिस डालते थे नॉलेज के थ्रू, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, सच्चाई, सच की राह पर चलना चाहिए, सत्य अहिंसा, इस तरह की चीज़ों पे जोर दिया जाता था। और इसके प्रूफ के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए कोई एग्जामिनेशन वैदिक एजुकेशन के टाइम पे नहीं होते थे। उस समय पे सिर्फ तर्क वितर्क होते थे, विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी और जो भी अपनी बात को सिद्ध कर देता था उसे ही विद्वान माना जाता था। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, रिस्ट्रिक्शन ओवर माइंड एंड इंस्टिंक्ट। एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन के थ्रू अपने माइंड पे कंट्रोल करना और इंस्टिंक्ट्स पे, यानी कि जो हमारा बेसिक बिहेवियर है या बेसिक फीलिंग्स है, जैसे लव, एंगर एंड फियर, जो इन्हें बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, इन पे कंट्रोल करना। माइंड पे कंट्रोल मतलब आपकी थॉट्स पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको सही थॉट डेवलप करनी है इसके लिए। और अपने इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल करने के लिए मोस्टली गुरुकुल में गुरु शिष्यों को योगा, चैंटिंग, यानी कि वो जो उच्चारण करते थे मंत्रों के उच्चारण, उनका अर्थ समझाना, और पिनेंस मतलब अपने किसी गलत काम के लिए खुद को सजा देना, उसका पश्चाताप करना, ये सब सिखाया जाता था। तो इससे चीज़ों को इतना राइट वे में डेवलप किया जाता था कि अगर कोई गलत काम हो भी रहा है तो उसको रियलाइज़ करना, और अगर आपकी अनकॉन्शियस कंडीशन में या सबकॉन्शियस वे में कोई चीज़ ऐसी गलत हो गई तो उसके लिए पश्चाताप करना, ये भी एक एम था वैदिक एजुकेशन का। नंबर 3 पे हम आते हैं, हेल्थ प्रिजर्वेशन। हेल्थ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए पहले ही वहाँ पे ऐसा रूटीन डेवलप किया गया था कि जो भी शिष्य थे वो ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, पूरे गुरुकुल का कार्य करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, उसके बाद वो पढ़ाई करते थे, उन्हें पढ़ाया जाता था, उनको ज्ञान दिया जाता था। यज्ञ करना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, उनको साधना कराना, योगा कराना, मेडिटेशन जिसे हम कहेंगे, साधना को, इस तरह से उनके अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का विकास करना। अब फोर्थ पॉइंट पे हम आएंगे, इन्फ्यूज़न ऑफ रिलीजियसिटी एंड पाइटी। तो इन्फ्यूज़न ऑफ रिलीजियसिटी, इसकी बात हम करते हैं, वो इसको डेवलप करने के लिए, यानी कि रिलीजियस बनाने के लिए शिष्य को गुरुकुल में ये सुविधा थी कि जितने भी धार्मिक गतिविधियाँ होती थी, धार्मिक संस्कार होते थे, वो गुरु ही उनको परफॉर्म करते थे। और इसके लिए क्या होता था कि इनके अंदर रिलीजियस फेस्टिवल, यज्ञ, व्रत करना, उपवास करना, पूजा पाठ, इन सब का इतना नियम सख्त था कि ये उनकी पूरी दिनचर्या में शामिल था, और धीरे धीरे वो उसको अपनी जीवन शैली में शिष्यों ने अडॉप्ट कर लिया था। तो इस तरह से वो रिलीजियस पाथ पर चलते रहते थे, मतलब पढ़ाई भी करते थे लेकिन उनकी रिलीजियसिटी उनसे कनेक्ट रहती थी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि पहले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पुरानी थी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो ये सभी या तो मंदिर के अंदर बनाई जाती थी, मंदिर के परिसर के अंदर, या इनके अंदर आप मंदिर ज़रूर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि मंदिर शिक्षा का, धर्म और शिक्षा दोनों एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए थे वैदिक काल से। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर, जो भी राष्ट्र का, हमारे भारतवर्ष का जो भी संस्कृति रही है उसे प्रिजर्व करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। जो भी गुरुकुल आचार्य लोग होते थे वो अपनी राष्ट्र की संस्कृति को आगे पीढ़ियों में उसको ट्रांसफ़र करना, उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें संरक्षित करना, और ये उनका एक ड्यूटी थी, एक उनका कर्तव्य हुआ करता था। इसको हम समझ सकते हैं कि हर फादर, हर जो भी पिता होता था, वो अपने बच्चे को अपने ऑक्यूपेशन में स्किल्ड करता था। मतलब जो भी एक उनका चला आ रहा है पुराने टाइम से, पूर्वजों के टाइम से, जो भी वो व्यवसाय कर रहे थे,
वो अपने आने वाली पीढ़ी को उसमें ट्रेन करते थे, उसमें निपुण करते थे। और जितने भी ब्राह्मण थे उनका ये था कि वो वेदास को, उसमें उनकी कौशलता रहती थी, वेद को जानने वाले, हर धार्मिक संस्कृति को निभाने वाले, इस तरह से। और जो आर्य थे उन्हें वैदिक लिटरेचर के दूसरे पार्ट्स को वो पढ़ा करते थे। और वैदिक लिटरेचर के दूसरे पार्ट्स मतलब सारे ही लिटरेचर को रीड करते थे। एंटायर वर्किंग जो उनके सिस्टम था गुरुकुल का, वो रिलीजन और कल्चर पर ही बेस्ड था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फाइनली 6 पॉइंट है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एम था वैदिक काल में, क्योंकि अच्छा कैरेक्टर का जो भी व्यक्ति है वो, इसको उस समय ये माना जाता था कि अगर ये प्रॉपरली इसने 12 साल की शिक्षा नहीं भी ली है तो भी वो एक ज्ञानवान पुरुष माना जाता था। तो इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत जोर दिया जाता था। आपका कंडक्ट, आपका व्यवहार, आपको जो भी मैनर्स हैं, वो सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो आपने 4 आश्रम के नाम सुने होंगे वैदिक काल में, तो वो सारे आश्रम को जो फॉलो करना इसके ही अंदर आता था कि इसके दौरान जो है आप उन चारों आश्रम को अगर फॉलो करते हैं तो आपके अंदर अपने निर्वाह का, अपने अनुसार, अपने समय काल के अनुसार आचरण करने का एक बंधन सा होता था। तो इसके दौरान ब्रह्मचर्य का अगर पालन कर रहे हैं तो अपने इंद्रियों को वश पे रखना, सही थॉट डेवलप करना, अपने अंदर नियंत्रण लाना, तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टर बिल्डिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा इनकलकेट की जाती थी शिष्यों पे वैदिक काल के दौरान। अब आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, जैसे आज के युग में अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करी जाए तो उसके बहुत मायने हैं, दैट इज़ देयर इज़ अ वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन अगर वैदिक काल की हम बात करते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट मतलब ज्ञानात्मक आपका विकास होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, आध्यात्म से आप जुड़े हुए हों, आध्यात्मिक गतिविधियों को, क्रियाओं को आप फॉलो करते हो, आपके अंदर टोटल स्पिरिचुअलिटी हो, आप अपने धर्म के, अपनी संस्कृति का सम्मान करते हो। इसके अलावा एक था फिज़िकल डेवलपमेंट। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में बिल्कुल भी ये नहीं था कि बहुत ही ग्रूम्ड अप था, बहुत ही पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया लगे, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। इसका कम्प्लीटली मीनिंग ये होता था कि आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी हों। आप फिज़िकली हेल्दी हों, क्योंकि हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिज़िकली हेल्थ का मतलब आप आपके अंदर हेल्थ मतलब प्रॉपरली हेल्दी हो, आप कोई डिसीज़ आपको ना कैरी करे, और आप जिस शरीर को कैरी करते हैं, होल्ड करते हैं, आप उसका प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो शरीर है ये भी उस समय ऐसा माना जाता था कि ये भगवान की देन है, और इसका ख्याल रखना, इसका वहन करना प्रॉपर तरह से, ये हमारा दायित्व है, ऐसा मानते थे वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इनकलकेशन ऑफ सिविल एंड सोशल ड्यूटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आज भी टीचर्स इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इनकलकेशन ऑफ सिविल एंड सोशल ड्यूटी, इसमें सारी ड्यूटीज़ आती थी, लाइक नेशनल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी एंड सेल्फ ड्यूटी। नेशनल ड्यूटी, या जिसमें हम राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, वो भी समझना। सोशल ड्यूटी, हम अपनी सोसाइटी, समाज को अपलिफ्टमेंट के लिए, उद्धार के लिए, उसके सुधार के लिए हम, हमारी क्या एज अ ज्ञान, एज अ विद्वान पर, अगर हम पर्सन बात करें, स्कॉलर पर्सन की बात करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को सुधारें, उसकी बुराइयों को दूर करें, और उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसे, उसके उद्धार के लिए प्रयत्नरत रहें। सेल्फ ड्यूटी से ये है कि अपने से रिलेटेड जितनी ड्यूटी है, हमारी पर्सनल जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सन, तो हमारे परिवार के प्रति जो भी हमारी सेल्फ ड्यूटीज़ हैं, हमें उनको भी साथ में लेके चलना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वाह हमें करना है। ये वैदिक काल में इन बातों पे या इन कर्तव्यों पे जोर दिया जा रहा था। प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसीज़। सोशल एफिशिएंसीज़ मतलब कि आपने सब पढ़ लिया, सब कुछ ठीक है, हाँ, लेकिन उस समय पे मतलब वेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं आती थी जितनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी।
तो अब अगर हम उस समय की बात करें तो इतना एफिशिएंट बना देते थे शिष्य को कि वो अपने जीवन का निर्वाह संतोषजनक कर सकता था। जैसे कि कृषि में, खेती में, पशुपालन में हो गया, कोई भी क्राफ्ट जैसे सीखने की बात होती है, या जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे घरेलू जो भी स्किल्स पूर्वजों की चली आ रही है, जैसे कि बुनाई, कढ़ाई, सिलाई और वस्त्र बनाना, ये सारे हैंडक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें उस समय सिखाई जाती थी पीढ़ी दर पीढ़ी, ताकि जो भी शिष्य है वो अपने जीवन में संघर्ष उसको ना करना पड़े अपनी जीविका को लेके। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वही जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जिस तरह से अपन अभी हमने डिस्कस किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये उसका एक पार्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अध्यात्म को अपने अंदर, अध्यात्म को बनाए रखना, आध्यात्मिक भावनाएं, आपकी सोच, आपकी पूरे आचरण में आध्यात्म की झलक होनी चाहिए। ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का इनका एक एम रहता था वैदिक एजुकेशन के समय पे। आज के लिए एम्स ऑफ एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन, ये फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि क्या फीचर्स थे, कुछ बेसिक संस्कार थे जो निभाए जाते थे, या बेसिक रिचुअल्स थे जो परफॉर्म किए जाते थे एजुकेशन के दौरान। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।